हेलो एवरीवन, बायजूज एग्जाम प्रेप आईएएस में आपका स्वागत है। स्टडी सीरीज में आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वह है भूगोल। आज के इस एपिसोड में हम यह चर्चा करेंगे कि यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल विषय को कैसे तैयार किया जाए, वह कौन सी रणनीति होनी चाहिए जिससे भूगोल विषय को तैयार करके यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सके और अधिक मार्क्स लाए जा सके, साथ ही साथ यूपीएससी में सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो भूगोल विषय को तैयार करने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि यह जो विषय है, इस विषय का महत्व क्या है। क्योंकि एक बात आप समझिए, जिस भी विषय को आप तैयार करने जाएं तो सबसे पहले आप ये जानें कि उस विषय का यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। अगर आप विषय को प्री के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप जानेंगे प्री के लिए क्या महत्व है, और अगर हम मुख्य परीक्षा के लिए उस विषय को तैयार करने जा रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि उस विषय का क्या महत्व है। तो अगर हम भूगोल विषय के महत्व की चर्चा आपसे करें तो देखिए, यूपीएससी कि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन, और हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों की बातें करें तो सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3 और सामान्य अध्ययन पेपर 4। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि इन 4 प्रश्न पत्रों में भूगोल जो है वो कहां पर उपस्थित है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम भूगोल की बातें करें तो जो भूगोल है यूपीएससी के द्वारा सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 में शामिल किया गया है, और साथ ही साथ भूगोल से संबंधित जो प्रश्न हैं यह सामान्य अध्ययन पेपर 3 में भी पूछे जाते हैं। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि सामान्य अध्ययन के पेपर 3 में भूगोल से संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। हाँ, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर 3 है, इस पेपर 3 में भूगोल से संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस किस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः जब हम जीएस के पेपर 3 की बातें करेंगे तो जीएस के पेपर 3 में आपके कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि के अलावा आप देखेंगे तो उद्योग से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो परिवहन से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। मुख्यतः जो प्रश्न है वो कृषि से संबंधित प्रश्न है। तो जिस विद्यार्थी ने कृषि को भूगोल विषय में पढ़ा है, उस विद्यार्थी के लिए जीएस के पेपर 3 में कृषि से संबंधित पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, इस प्रश्नों को लिख पाना आसान हो जाएगा। वे विद्यार्थी कृषि से संबंधित प्रश्नों को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उनके लिखने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि कृषि को भूगोल विषय में बेहतर तरीके से उन लोगों ने तैयार किया है। साथ ही साथ उद्योग और परिवहन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम जीएस के पेपर 3 में देखें तो पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी यह भी शामिल है, और आप जानते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है यह भूगोल का ही पार्ट है, यह भूगोल से ही संबंधित है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के पेपर 3 में आपदा प्रबंधन का भी टॉपिक रखा गया है। अब देखिए, ये जो आपके पार्ट हैं इनका जो संबंध है वो भूगोल से है। प्रश्न ये उठा कि अगर हम इन सभी यूनिट को एक साथ जोड़ दें, कृषि, उद्योग जोड़ दें, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन जोड़ दें, तो जीएस के पेपर 3 में कुल कितने प्रश्न हैं जिनका संबंध आपका भूगोल से है। तो अगर हम देखें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सामान्यतः 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न। आपदा प्रबंधन से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से 3 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और यहां से लगभग आपके 2 से 3 प्रश्न।
इसका सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि जीएस के पेपर थर्ड में 5 से जो 6 प्रश्न हैं, 5 से 6 प्रश्नों का जो संबंध है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूगोल से है। भूगोल का अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 5 से 6 प्रश्नों को आसानी से लिख सकते हैं और इसको प्रभावी तरीके से वो प्रस्तुत कर सकते हैं। जीएस के पेपर थर्ड के बाद अगर हम देखें जीएस का पेपर 1, सामान्य अध्ययन का पेपर 1, तो सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में भूगोल को शामिल किया गया है। अब देखेंगे तो सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में लगभग समझिए 8 से 9 प्रश्न, ये जो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप में या सीधे तौर पर ये भूगोल विषय से पूछे जाते हैं। अगर हम 2022 की बातें करें कि 2022 के मुख्य परीक्षा में जीएस के पेपर 1 में पूछे गए प्रश्नों में कितने प्रश्न भूगोल के थे, तो 9 प्रश्न ऐसे थे समझिए जिनका सीधा संबंध आपका भूगोल से था, यानी कि लगभग आपका 40 से 45% जो प्रश्न है वो भूगोल से पूछे जाते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि मुख्य परीक्षा के पेपर 1 के लिए और मुख्य परीक्षा के पेपर थर्ड के लिए भूगोल की तैयारी एक आवश्यक भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग है। भूगोल को तैयार करके जीएस के पेपर 1 के लगभग 8 से 9 प्रश्न और जीएस के पेपर थर्ड के लगभग 4 से 6 प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम निबंध की बातें करें तो यूपीएससी के निबंध को अगर हम देखें तो यूपीएससी का जो निबंध है सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा होता है। दोनों सेक्शन से एक एक निबंध का चयन करके लिखना होता है। पिछले कई वर्षों के निबंधों का अगर अध्ययन किया जाए तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यूपीएससी के जो निबंध के प्रश्न हैं, निबंध के प्रश्नों में हाँ 1-2 साल हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः ऐसा देखेंगे कि एक ना एक जो निबंध है आपका वह जलवायु परिवर्तन से जरूर संबंधित होता है आपका। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो निबंध का प्रश्न है यह भी सीधे तौर पर भूगोल से जुड़ा हुआ है, यानी कि भूगोल का विद्यार्थी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो निबंध के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल कर पाने में बेहतर स्थिति में होगा। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि जिस विषय का हम स्ट्रेटेजी तैयार करने जा रहे हैं वह विषय मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1, जीएस पेपर थर्ड और यहां तक कि निबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि भूगोल को बिना पढ़े तो नहीं जाया जा सकता और अच्छी बात यह है कि अन्य विषयों की तुलना में कम मेहनत में भूगोल के सभी यूनिट को तैयार किया जा सकता है और तैयार करके अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, जिससे यूपीएससी में सफलता आसान हो जाएगी। प्रश्न यह है कि भूगोल जो विषय है उस भूगोल विषय का पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में तैयारी के दौरान यह जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि जो विषय आप तैयार करने जा रहे हैं उस विषय का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर पता होगा तो हम क्या करेंगे, यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार हम भूगोल का अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एग्जाम लीजिए, अगर उस एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं तो भूगोल से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, लेकिन हर एग्जाम की प्रकृति अलग अलग होती है। तो अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, उसमें भूगोल के कौन कौन से यूनिट शामिल किए गए हैं, इसको जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही हमारी तैयारी का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। तो पाठ्यक्रम को देखें तो लिखा हुआ है भारत और विश्व का भूगोल। प्रश्न ये उठा कि भारत और विश्व के भूगोल की अगर हम बातें करें तो भारत और विश्व के भूगोल में आपका क्या, ठीक है। तो भारत और विश्व के भूगोल में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल प्रश्न उठा कि भौतिक भूगोल किसका, तो आप बोलेंगे कि विश्व का भौतिक भूगोल और भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अलावा हम चर्चा करेंगे आपका सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल।
बातें वहीं पर आके रुकेंगी कि सामाजिक और आर्थिक भूगोल किसका। तो सामाजिक भूगोल विश्व का सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल विश्व का आर्थिक भूगोल, हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न ये उठा कि जब हम भौतिक भूगोल की बातें करेंगे तो भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे, हम सामाजिक भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे और आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे। इसका सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि भारत और विश्व के भौतिक भूगोल में क्या क्या अध्ययन करना है इसको भी जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का विस्तृत विभाजन करेंगे। ठीक है, विस्तृत रूप में देखेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। जैसे अगर हम पहले भाग की देखें तो लिखा हुआ विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। प्रश्न ये उठा कि विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं में क्या अध्ययन किया जाए। तो आपको बताया गया है कि जब भी हम भौतिक भूगोल की बातें करेंगे तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो यूनिट अध्ययन किए जाते हैं, एक यूनिट का नाम है भू आकृतिक विज्ञान, उसी तरह हम पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान, उसके बाद समुद्र विज्ञान और हम बोल सकते हैं जैव भूगोल। सामान्यतः इन तीनों का मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। भू आकृतिक विज्ञान पृथ्वी के सतह पर उपस्थित जो आकृतियां हैं, जो संरचनाएं हैं, इसका अध्ययन है। प्रश्न ये उठा कि भू आकृतिक जो विज्ञान है, इस भू आकृतिक विज्ञान में किसका किसका अध्ययन करना होगा। तो भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत समझिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, टेक्टोनिक, भौतिक घटना, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, अपक्षय, क्षरण, चट्टानें और भू आकृतियां, इनका विस्तार के साथ अध्ययन किया जाता है। प्रश्न ये उठा कि अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसका अध्ययन करते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझिए, मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों किया जाए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो इस जानकारी के क्या फायदे हैं। क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वे जानकारियां प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में सहायक होंगी। तो जो भी टॉपिक हम तैयार करेंगे उस टॉपिक का ये जानेंगे क्या है, उत्पत्ति कैसे हुआ, क्या कारण है, इसका उपयोगिता क्या है। ठीक है, इन बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। इसी तरह समझिए जलवायु विज्ञान है। जलवायु विज्ञान में वायुमंडल, तापमान का वितरण, जेट धाराएं, दाब, पवन प्रणाली, वायु राशि, वाताग्र, चक्रवात, आर्द्रता, वर्षा, भौगोलिक घटना और दुनिया के प्रमुख जलवायु क्षेत्र। जैसे मान लीजिए दुनिया के प्रमुख जलवायु क्षेत्र की हम बातें कर रहे हैं तो हमें इसमें चर्चा करना होगा कि विश्व के अलग अलग प्रदेशों में जलवायु कैसी है, अलग अलग प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया जाए, भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है, विषुवतरेखीय जलवायु क्या है, चीन तुल्य जलवायु क्या है, ध्रुवीय जलवायु क्या है, टैगा और टुंड्रा जलवायु क्या है, इसके बारे में चर्चा करना होगा। उसके बाद समुद्र विज्ञान की बातें करें तो महासागर नीतल की चर्चा करना होगा। तापमान का वितरण, महासागरीय धाराएं, लवणता, प्रवाल विरंजन, समुद्री प्रदूषण, समुद्र के स्तर में परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र का कानून, इन बिंदुओं पे हमें चर्चा करना होगा। तो ये जो आपका है ये विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता है। इसके बाद देखिए यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो लिखा हुआ है महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं। महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाओं में आपका सुनामी जैसी घटना, भूकंप, भूस्खलन, इसी तरह आपका ज्वालामुखी, इन घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपके सिलेबस में लिखा होगा दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया भर के
प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक। ये एक सिलेबस है। मैंने आपको बोला कि तैयारी करने से पहले, स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सिलेबस को जानना बड़ा जरूरी है कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस निर्धारित किया है। तो हमने ये चर्चा किया, ये यूपीएससी का सिलेबस है। इसके बाद चर्चा हम करेंगे कि इसका अध्ययन कैसे किया जाए, ये बड़ा जरूरी है आपका। और उत्तर लेखन का दृष्टिकोण क्या होगा, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि मुख्य जो परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर लेखन को मजबूत बना लिया जाए, प्रभावी तरीके से प्रदर्शित कर दिया जाए, तो यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना अत्यंत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले यह जानना है कि अध्ययन कैसे किया जाए। अध्ययन कैसे किया जाए, ये जानना बड़ा जरूरी है। समझिए, देखिए अध्ययन कैसे किया जाए। तो स्टेज 1, स्टेज 1 में क्या है पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम किसी भी टॉपिक को तैयार करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए हम भू आकृतिक विज्ञान का कोई टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, ये टॉपिक सपोज कीजिए हम तैयार करने जा रहे हैं, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करते समय क्या करेंगे। स्टेज 1 हम क्या करेंगे, प्रमाणिक समझो, पुस्तक की सहायता से हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक, और अध्ययन जब हम करेंगे तो इस अध्ययन करते समय समझिए हम क्या करेंगे, जो हमें हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार जो महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे, महत्वपूर्ण जो हमें बिंदु मिलेंगे, इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम क्या करते जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अर्थात हम क्या करेंगे, पढ़ते समय हम क्या करेंगे, स्टेज 2 में हम क्या करेंगे, पढ़ते समय हम प्रत्येक टॉपिक का, याद रखेंगे, प्रत्येक टॉपिक का टू द पॉइंट नोट्स तैयार करेंगे। समझिए, ये जो नोट्स हम तैयार करेंगे, ये नोट्स हमारा स्टोरी टेलिंग नहीं होना चाहिए, ये नोट्स हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, ताकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में जो समय मिले, उस समय का हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें और हम अपने सिलेबस को पूरा का पूरा तैयार कर सकें। तो प्रत्येक टॉपिक का टू द पॉइंट नोट्स तैयार करना जरूरी है। प्रश्न ये उठा कि नोट्स तैयार करें कैसे। तो कोशिश करना है कि हम माइंड मैप की तरह नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, मान लीजिए हमने यहां पे लिखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। अब इसके बारे में हमने क्या किया, 1-2 पॉइंट हमने लिख दिया। उसके बाद आंतरिक संरचना के यहां पे लिखा हमने जानकारी के स्रोत। अब जानकारी के स्रोतों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, उसके बारे में हमने क्या किया, 2-3 पॉइंट लिखते हम चले गए। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे लिखा भूकंप विज्ञान क्या है, भूकंप विज्ञान। और भूकंप विज्ञान में हमने क्या किया, यहां पे लिखा भूकंपीय तरंगें क्या है। अब समझिए चार्ट हमने बनाया, भूकंपीय तरंगें क्या है कि पी तरंगें, एस तरंगें और मान लीजिए एल तरंगें। अब हमने इनकी विशेषता यहीं पे क्या किया, टू द पॉइंट यहीं पे हमने लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, लिखा कि आपका भूकंप विज्ञान और आंतरिक संरचना, और टू द पॉइंट हमने क्या किया, भूकंप विज्ञान और आंतरिक संरचना को एक साथ हमने जोड़ दिया। इस प्रकार हमने क्या किया कि
हमने एक नोट्स तैयार किया और नोट्स ये शॉर्ट नोट्स है, टू द पॉइंट्स है, माइंड मैप की फॉर्म में है और जब भी हम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे इसी नोट्स से हम रिवीजन करते चले जाएंगे। उसके बाद नोट्स जब तैयार करेंगे हम कॉपी को ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे दो भागों में बांट देंगे। राइट वाले भाग को हमेशा हम खाली छोड़ देंगे ताकि जो भी इसमें करंट आता रहे, मान लीजिए हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कोई नई चीज हमें मिली पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित का, तो हमने हमारा जो स्पेस है इसी स्पेस में क्या किया हमने टू द पॉइंट लिख दिया। इससे समय के साथ हमारा जो नोट्स है वो नोट्स इनरिच होता चला जाएगा, वो बेहतर होता चला जाएगा। इतना काम हमने कर लिया। ये काम आपको हर टॉपिक पे करना है। भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक का अपना क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है और शॉर्ट नोट्स बना करके उसको क्या करना है, इनरिच करते रहना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि मुख्य परीक्षा में समझिए पिछले वर्षों में आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों की चर्चा करनी है। इस टॉपिक से संबंधित पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में हमको जानना है। ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों को कोशिश किया जाए लिखने का प्रयास किया जाए, ठीक है। इसके अलावा समझो, इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न स्वयं से तैयार करने हैं, स्वयं बनाने हैं, ठीक है। स्वयं कुछ प्रश्न बनाने हैं और ये जो प्रश्न होंगे, मान लीजिए ये टॉपिक हमने लिया और इस पे 7-8 प्रश्न हमने खुद से बना लिया और प्रत्येक प्रश्न पे हमने 8 पॉइंट 10 पॉइंट हमने लिख दिया। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक होगा ये टॉपिक पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह केवल एक टॉपिक के साथ नहीं, चाहे जलवायु विज्ञान हो, चाहे भूआकृति विज्ञान हो, चाहे समुद्र विज्ञान हो, हर टॉपिक के साथ करना है। आपको लिखना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वास्तव में उस टॉपिक का महत्व क्या है, मानव के जीवन में उसका क्या महत्व है, उसका मानव के जीवन पर प्रभाव क्या है, यानी कि उसका एनालिटिकल अप्रोच अपनाना है। हर डायमेंशन को देख लेना है। प्रभाव अगर हम देखने जा रहे हैं तो सामाजिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, इन हर डायमेंशन में चर्चा करना है। जैसे मान लीजिए हम चक्रवात पढ़ रहे हैं तो चक्रवात क्या है, चक्रवात का उत्पत्ति कैसे होता है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कहाँ पैदा होता है, चक्रवात के प्रभाव क्या हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सागरी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर यह घटना मानव के लिए आपदा है तो इस घटना को कैसे रोका जाए। इन सभी बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करते चले जाना, तब जाकर के आप एक टॉपिक का होलिस्टिक अप्रोच आपके दिमाग में बन जाएगा। और होलिस्टिक अप्रोच अगर आपके दिमाग में बन गया तो टॉपिक अपने आप तैयार हो जाएगा और उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए आसानी से आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये उठा कि प्रश्न कैसे लिखा जाए या उत्तर कैसे लिखा जाए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर कैसे लिखा जाए। देखिए, जब भी कोई प्रश्न आप पढ़ें तो प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि वो जो प्रश्न है उस प्रश्न का केंद्रीय भाग क्या है। समझिए, जो प्रश्न आप पढ़ें उस प्रश्न का केंद्रीय भाग क्या है। मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछा कि भारत में हरित क्रांति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव हैं, चर्चा करें। तो इस प्रश्न की बातें करें तो प्रश्न का जो केंद्रीय भाग है वह हरित क्रांति है। केंद्रीय भाग वो होता है जिसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, जिसके ऊपर प्रश्न निर्भर करता है। केंद्रीय भाग जानने के बाद फिर आप ये डिसाइड कीजिए कि प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न की मांग क्या है। क्योंकि विद्यार्थियों से सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम समस्या ये होती है कि विद्यार्थी प्रश्न की मांग को समझ नहीं पाते हैं। तो प्रश्न की मांग को समझना बड़ा आवश्यक है। जो विद्यार्थी प्रश्न की मांग को समझ लेगा वह विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर को आसानी से लिख पाएगा। तो दो बातें आपको करनी है कि केंद्रीय भाग क्या है, प्रश्न का मांग क्या है। इतना डिसाइड करने के बाद आपका उत्तर का प्रारूप क्या होगा। समझिए, उत्तर के प्रारूप में जो स्टेज 1 होगा, इस स्टेज 1 में
एक इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, भूमिका लिखी जाती है। कोशिश करना है कि जो भूमिका छोटी हो और प्रभावी हो। उसके बाद स्टेज जो 2 होता है, इसमें लिखा जाता है प्रश्न की मांग या उत्तर की मांग। प्रश्न की मांग, इसी जो प्रश्न की मांग है, उत्तर की जो मांग है, इसी को उत्तर का मुख्य भाग कहा जाता है। अब इसमें आप एग्जाम्पल दीजिए, डेटाज दीजिए, आप इसमें डायग्राम बनाइए, फिगर बनाइए। देखिए भूगोल में उत्तर लिखने जब आप जाएंगे ना, तो उत्तर लेखन में फिगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। फिगर क्या करेगा, एक कंप्लीमेंट्री की तरह कार्य करता है। तो कोशिश करना है कि जब भी हम उत्तर लिखें, अगर फिगर हम दे सकते हैं तो वहां पे एक फिगर अवश्य डाला जाए। तो प्रश्न की मांग है आपका। उसके बाद स्टेज 3। स्टेज 3 में आपका कोशिश करना है कि छोटा सा निष्कर्ष जो कि प्रभावी हो, छोटा हो, बेहतर हो, एक निष्कर्ष लिखा जाए। तो उत्तर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस प्रश्न के केंद्रीय भाग को जान लीजिए और उस प्रश्न की मांग को जान लीजिए। 2 बातें अगर आपने निर्धारित कर लिया तो उत्तर लिखना आपके लिए खेल हो जाएगा। और जिस विद्यार्थी ने उत्तर लिखना सीख लिया, यूपीएससी की परीक्षा में आसानी से सफल हो सकता है। ठीक है, प्रश्न ये उठा कि इस तैयारी में कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए। तो देखिए, मैं हमेशा एनसीईआरटी की पुस्तकों को आपको बोलता हूं कि एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़िए। 11 क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत का भौतिक पर्यावरण, 12 क्लास की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 6, 7, 8 क्लास की जो पुरानी एनसीईआरटी वो भी पढ़ सकते हैं। मुख्यतः आपको यही एनसीईआरटी पढ़नी है। इसी को आप प्रमाणिक पुस्तक की तरह आपका उपयोग कीजिए। अब प्रश्न उठा कि मुख्य परीक्षा के तैयारी में एटलस की क्या भूमिका है। देखिए, मुख्य परीक्षा में जब हम उत्तर लेखन करते हैं, उत्तर लेखन, तो उत्तर लेखन में कई ऐसी चीज होती हैं जिसको हम मैप की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। मैप की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसने पूछा कि विश्व में आपका ज्वालामुखी का वितरण, तो एक मैप हमने बनाया और विश्व में ज्वालामुखी का वितरण हमने प्रदर्शित कर दिया। तो उत्तर लेखन में मैप की महत्वपूर्ण भूमिका है। समझिए, अतिरिक्त रीडिंग आपको क्या करना है, करंट अफेयर से अपडेट करने के लिए द हिंदू आपको पढ़ना है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। ये इंग्लिश में ही आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस इंग्लिश के पेपर को आप पढ़ते होंगे। प्लस हमारे हिंदी चैनल पे आपका हिंदू एनालिसिस आता है, डीएनए आता है, सीएनए आता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और योजना, ये किताबें हिंदी में आती हैं, इनको आप देख सकते हैं। इस योजना और कुरुक्षेत्र में भारत के भूगोल से संबंधित कई टॉपिक आते हैं। कृषि से संबंधित टॉपिक आता है, सामाजिक वानिकी से संबंधित टॉपिक आता है, निबंध से संबंधित टॉपिक आते हैं। तो उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपका उत्तर लेखन आसान हो जाए और आप बेहतर तरीके से, एक प्रभावी तरीके से उत्तर लिख पाएं और उत्तर लिख करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। डाउन टू अर्थ पढ़ सकते हैं आप। तो ये क्या है, प्रमाणिक पुस्तकों की सूची है और न्यूज़पेपर और मैगजीन है, क्योंकि विद्यार्थी बराबर पूछते रहते हैं सर कौन सी मैगजीन पढ़ें। अब देखिए, हम ये चर्चा करेंगे कि भूगोल से पूछे गए जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी है। देखिए, सामान्यतः ऐसा होता है कि भूगोल से सीधे तौर पे डायरेक्ट प्रश्न कम पूछे जाते हैं। ऐसा कभी कभी होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चर्चा करें, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। भूगोल के जो प्रश्न होते हैं उनका संबंध आपका किसी और टॉपिक से भी होता है और मानव जीवन से भी होता है। जैसे देखिए, प्रश्न पूछा गया कि हिमालय भूस्खलन के लिए अत्यधिक प्रवण है, कारणों पर चर्चा कीजिए और इसके शमन के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। अगर डिसाइड किया जाए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का केंद्रीय भाग क्या है, अपने आप डिसाइड कर लेंगे। इस प्रश्न का केंद्रीय भाग हिमालय है। ठीक है, हिमालय है। ये प्रश्न हिमालय से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन उठा कि जो प्रश्न है, इस प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न की मांग। ठीक है, प्रश्न का पहला मांग है आपका हिमालय में भूस्खलन के कारण, ये बताना है आपको कारण। प्लस आपको ये चर्चा करना है इसको सम्मन, सम्मन का मतलब रोकथाम, सम्मन के उपाय। हिमालय की बातें करें तो हिमालय जो है आपका टेक्टोनिक हलचल का क्षेत्र है।
तो टेक्टोनिक हलचल की चर्चा कर देंगे। आपका हिमालय के क्षेत्र में आपका ढाल ज़्यादा है, तो ढाल अधिक है तो मलबा जो है वह तेजी से नीचे सरकता है, उसकी चर्चा कर देंगे। हिमालय में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं इनके द्वारा भारी कटाव होता है, इसके पॉइंट के रूप में लिख देंगे। आपका हिमालय के क्षेत्र में आपका मानव के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की बातें कर लेंगे। हिमालय के क्षेत्र में आपका क्लाउड ब्रस्टिंग, बादल की फटने की घटना होती है, इसका भूस्खलन के साथ क्या संबंध है, इन बिंदुओं की चर्चा कर देंगे। लेकिन केवल इतना ही चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। पूछा हुआ है शमन के उपाय, रोकथाम के उपाय, तो आप यहां पे समझो भूस्खलन मैपिंग की बातें कर सकते हैं, यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के प्रतिबंध की बातें कर सकते हैं, जागरूकता की बातें कर सकते हैं, वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग को प्रतिबंधित करने की बातें कर सकते हैं, खनन जैसी क्रियाओं को रोकथाम की बातें कर सकते हैं। इन बिंदुओं को आपको अरेंज करके लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूह में हजारों द्वीप के गठन को स्पष्ट कीजिए। यहां पर देखिए प्रश्न का डिमांड क्या है। इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप, ये जो द्वीप समूह है वास्तव में एक द्वीप ना होकर के कई द्वीपों का समूह है। तो पहले आप एक मैप बनाएंगे, मैप बना करके आप दिखाएंगे कि इंडोनेशिया और फिलीपींस के हजारों जो द्वीप हैं, फिर इसमें कारण दिखाएंगे। आप कारण में आप दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण गति दिखाएंगे और अभिसरण गति के द्वारा ज्वालामुखी द्वीपों की उत्पत्ति को दिखाएंगे। उसके बाद आप क्या कहते हैं हॉट स्पॉट की बातें करेंगे और फिगर के साथ, याद रखिएगा, फिगर के साथ प्रश्न को आप दिखाते चले जाएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भूगोल को तैयार करना आसान है। आपको क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक का टू द पॉइंट नोट्स तैयार कर लेना है, उसके क्वेश्चंस को देख लेना है, क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि उत्तर लेखन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन लिखते समय आपको मैप डालना है, फिगर डालना है, कि मैप और फिगर आपके कंप्लीमेंट्री है। आप ऐसा कीजिए, आप देखिएगा आपके पेपर 1 में और पेपर 3 में बेहतर मार्क्स आएंगे और यही बेहतर मार्क्स आपके सफलता को सुनिश्चित भी करेंगे। उसी तरह क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फैलीन कहा जाता है। दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नामित किया जाता है, ये करंट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप पहले भारत का मैप बनाइए, वहां पे चक्रवात दिखाइए, उसके बाद दिखाइए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है। इसी तरीके से प्रत्येक प्रश्न को आपको लिखना है। करना क्या है, प्रश्न जब पढ़िए तो निर्धारित कीजिए केंद्रीय भाग क्या है, प्रश्न का मांग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अनुसार अपने उत्तर को लिख दीजिए। फिर देखिए आपकी सफलता कितनी आसान हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा और इस स्ट्रेटेजी के साथ आप भूगोल की तैयारी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।